हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी सभी की डिमांड पर ये सीरीज लाई गई है मध्य प्रदेश पटवारी की। आप सभी के काफी ज्यादा कमेंट हमें मिले हैं पटवारी से रिलेटेड, तो इसीलिए इस सीरीज को हमने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर बेसिकली हम मध्य प्रदेश के पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके अलावा नए लेवल के क्वेश्चंस और एमपी जीके, नेशनल जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्लियर है? और इसमें पीवाईपी पैटर्न भी आपका रहेगा, ताकि आपको समझ में आए कि आपका जो पैटर्न रहता है एग्जाम का, ये कैसे क्वेश्चंस जीके के पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। क्लियर है? और बेल आइकन को आप दबा दें, जैसे इस वीडियो की जो नोटिफिकेशन है, कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। गाइस, आपको सबसे पहले हम बता दें, आप सभी के सबसे ज्यादा कमेंट यही रहते हैं कि पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी। तो गाइस, हम आपको बता दें, इस वीडियो की पीडीएफ आपको दो जगह पर मिलेगी। अब दोनों में से आपको एक जगह पर ज्वाइन नहीं करना है, दोनों जगह पर आपको ज्वाइन करना है। आपको पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इसका कोई भी चार्ज हम नहीं लेंगे, ना ही ये किसी कोर्स में दी जाएगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी देंगे हम, और साथ ही एमपी पटवारी की टेस्ट सीरीज है, उसमें भी हम डालेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको देंगे। क्लियर है? इसके अलावा टेलीग्राम पे हमारा जो स्पेशल ग्रुप हमने बनाया है पटवारी का और रॉयल स्टडी, इन दोनों पे हम डाल देंगे। तो आप दोनों जगह ज्वाइन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, टेलीग्राम को ज्वाइन किया, क्योंकि दोनों में से कहीं भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? और 110% ये पीडीएफ हम आपको देंगे, बिल्कुल आपको देंगे, तो आप ज्वाइन इसको कर लीजिएगा। क्लियर है? अब फाइनली स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। ये हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, जिसकी पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक और एमपी जीके की टेस्ट सीरीज है। इन सभी पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। इनका डेमो चेकआउट नहीं किया है आपने, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और ये हमारी ई बुक्स हैं 2022, 21 और 20 की। इन पर भी काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। और मध्य प्रदेश करंट अफेयर की बेसिकली ये ई बुक है, और इनको अगर डेमो चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर पे नंबर है, अगर आपको परचेस करना है या कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट एक बार जरूर कर लीजिए। क्लियर है? गाइस, हमारा इसके अलावा ये थोड़ा सा कोर्स है जैसे कि एमपीजीके का, तो हम ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं बताएंगे। अगर आपको डिटेल में पूरी चीज जाननी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेकआउट कीजिएगा। क्लियर है? एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनली हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताते चलिएगा। क्लियर है? तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद में आप कमेंट करते चलिएगा हर क्वेश्चन के पहले, हमसे बताने से पहले, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और आपको भी पता चल पाए कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस याद भी है या नहीं है। क्लियर है? तो गाइस, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ब, असम। विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य जो था, ये कौन सा था? ये असम था। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा। और गाइज, हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताते चलेंगे, ताकि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें और अच्छे से आपकी कवर हो जाए। क्लियर है? देखिए, असम जो है, असम सरकार, ये असम विधानसभा में जीएसटी कानून पारित किया गया था, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य था। बेसिकली जीएसटी जो कानून होता है, देखिए यहाँ पर जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वस्तु एवं सेवा कर बोला जाता है। क्लियर है? तो ये संविधान संशोधन विधेयक पास करने वाला असम भारत का पहला राज्य था। याद रखिएगा। और असम की जो विधानसभा है, असम राज्य की स्टेट है ये बेसिकली, तो विधानसभा देश की पहली विधानसभा है जिसमें सर्वसम्मति से ये जो बिल है, ये पारित किया गया था। और आपसे अगर डेट भी पूछी जाए कि किस डेट को ये पारित किया गया था, तो आप नोट भी नोट डाउन कीजिएगा कि कब इसको मंजूरी दी गई थी जीएसटी बिल को। तो जीएसटी बिल को गाइस 13 अगस्त को दी गई थी 2016 में। 13 अगस्त को 13 अगस्त 2016 को ये मंजूरी इसको दी गई थी। ध्यान रखिएगा। और असम की विधानसभा में बेसिकली ये मंजूरी दी गई थी। तो ये आप स्पेशली याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादातर बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कास्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, कास्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेंगलोर में। बेंगलोर में कास्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है? और इस संस्थान का जो अधिदेश है, ये राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर कास्ट विज्ञान का अनुसंधान करना है। क्लियर है? और ये जो संस्थान है बेसिकली गाइस, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा जो परिषद है, इसके संस्थानों में से एक है। क्लियर है? और इसकी स्थापना कब की गई थी? इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, 1988 में। और इससे पहले उस समय मैसूर की सरकार ने 1938 में बेंगलोर में एक वन अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसको एफआरएल बोलते हैं हम, तो उसकी स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना की गई 1988 को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? तो ये संस्था का नाम आपको बताना है, और इस संस्था का नाम है निस्केयर बोला जाता है, जिसको NISCAIR। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इसका पूरा नाम भी निस्केयर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम। और इसके अगर स्पेलिंग की बात करें तो NISCAIR। क्लियर है? निस्केयर इसको बोला जाता है। बी ऑप्शन हम गाइस, इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान। ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान तथा राष्ट्रीय वैज्ञानिक जो प्रशिक्षण केंद्र, इंडोक्स इसको बोला जाता है, इसके दोनों का विलय का जो प्रस्ताव है पारित हुआ था। तो याद रखिएगा आप कि ये एक संस्था है, लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्ट का ये प्रकाशन करती है। निस्केयर के द्वारा इसका प्रकाशन बेसिकली किया जाता है। और 1964 में शुरू हुई थी ये, 1964 में, 1964 में। इसके अलावा गाइस, विज्ञान
रिपोर्ट भारत में प्रकाशित सबसे पुराना अंग्रेजी भाषा का जो लोकप्रिय पत्रिका है, विज्ञान पत्रिका इसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा, भारत में प्रकाशित सबसे पुराना अंग्रेजी भाषा की लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका है ये, और इनमें से एक है ये। इसका देश में जो है व्यापक संचरण भी देखने को मिलता है। तो अगला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है हमारा, ये है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भोपाल के सबसे निकट कौन सी नदी बहती है आपको बताना है। सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ में बेतवा नदी। बेतवा नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है। याद रखिएगा, भोपाल के सबसे निकट बहने वाली नदी बेतवा नदी है। और ये नदी किसकी सहायक नदी है, ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा, यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। क्लियर है, यमुना नदी की सहायक नदी है। अगर हम बात करें कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो गाइस कुमरा गांव रायसेन से ये निकलती है। कुमरा गांव, और किस जिले के, तो ये रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है बेतवा नदी। क्लियर है, यमुना की सहायक नदी है। इसके अलावा ये जो है किस दिशा में, जैसे कि बैतूल से ये निकलती है, माफ कीजिएगा, कुमरा गांव से निकलती है, कहां से, रायसेन जिले की। तो ये किस दिशा में बहती हुई निकलती है, तो क्लियर है, रायसेन से जैसे ही ये निकलती है तो उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई है भोपाल की तरफ जाती है। क्लियर है, तो भोपाल की तरफ, और भोपाल से विदिशा, झांसी तो और ललितपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में ये घुस जाती है। तो इस तरह से ये चली जाती है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें कि कुछ और नदियों के बारे में, जैसे कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, आप सभी को बताइए, अमरकंटक से। और यहाँ से 3 नदियों का संगम हुआ है, बेसिकली उद्गम हुआ है। कौन कौन सी, एक तो आपकी नर्मदा नदी, दूसरी आपकी सोन नदी, और तीसरी है आपकी जोहिला नदी। ये 3 नदियां निकली है, और ये यहीं से निकली है, कहाँ से, आपकी अमरकंटक से। अगला क्वेश्चन, अगली जो ऑप्शन है ये है तापी नदी, जिसको ताप्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली ये ताप्ती नदी है, और ये ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो ये मुल्ताई से निकलती है, मुल्ताई। अब ये मुल्ताई कहाँ पर आता है, तो ये आता है आपका बैतूल जिले में। याद रखिएगा, ये ताप्ती नदी है। पार्वती नदी की बात करेगा, तो पार्वती नदी जो निकलती है ये सीहोर से निकलती है, कहाँ से, सीहोर जिले से ये निकलती है पार्वती नदी। इन सभी के बारे में स्पेशली आप पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष रिक्त स्थान को मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। क्लियर है, और यहाँ से क्वेश्चन 110% आपके बनेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है, ये हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये किसकी जयंती के दिन मनाया जाता है, ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर बेसिकली इसका आयोजन किया जाता है। ये मेजर ध्यानचंद कौन थे, तो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, महान खिलाड़ी आप इनको बोल सकते हैं, और दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से इनको जाना जाता है। क्लियर है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और गाइस इसके अलावा ही ध्यानचंद जो थे, इन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया था, और उनके सम्मान में ही बेसिकली ये 29 अगस्त को हर साल खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि भारतवर्ष में पूरे मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, एक राज्य का राज्यपाल रिक्त स्थान होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, ये आप जल्दी से क्लिक करिएगा, बिल्कुल जल्दी से क्लिक करिएगा। एक राज्य का राज्यपाल क्या होता है, सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संवैधानिक प्रमुख। एक राज्य का राज्यपाल एक राज्य का प्रमुख संवैधानिक प्रमुख होता है, ध्यान रखिएगा, एक राज्य का राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, और ये किस आर्टिकल में, अगर आपसे पूछा जाए कि एक राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये किस आर्टिकल के अनुसार है, तो आपको बताना है कौन से आर्टिकल में है। तो ये आर्टिकल है 153। क्लियर है, 153 जो अनुच्छेद है उसमें ये उल्लेखित है, याद रखिएगा। और राज्यपाल जो है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, किसका, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। और केंद्र में राष्ट्रपति की तरह राज्यों में कार्यपालिक की शक्ति जो है उसके अंदर निहित होती है, राज्यपाल के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है, ये भी आपको पॉइंट नोट डाउन करना है। राज्यपाल जो होता है ये हर राज्य का या स्टेट का पहला प्रथम नागरिक होता है। क्लियर है, प्रथम व्यक्ति होता है, प्रथम नागरिक होता है। और अगर हम बात करें संविधान के अनुसार, तो राज्यपाल राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रमुख होता है। ये तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बन ही चुका है। राज्यपाल की हम बेसिकली अगर नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति की, क्लियर है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ये कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कितनी वर्ष के लिए होती है, तो 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सही जवाब रहेगा गाइस इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर द, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, CAG है, वर्तमान में कहे गए भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू, इनका नाम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस अगर बात करें थोड़ी सी केक के बारे में, देखिए वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और इसको केक को शॉर्ट में, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शॉर्ट में CAG बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। केक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका इंग्लिश नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कब बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, क्लियर है, इन्होंने कब ज्वाइन किया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद, तो इन्होंने 8 अगस्त 2020 को ये बने हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इससे पहले कौन थे ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कौन से नंबर के हैं ये पहले आपको हम बता देते हैं। तो ये 14वें नंबर के हैं, 14वें नंबर के ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है भारत के, क्लियर है। और अब आप सुनिएगा, इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे राजीव महर्षि। ये कौन से नंबर के थे, तो ये 13वें नंबर के थे, राजीव महर्षि। इसके अलावा अगर हम बात करें शक्तिकांत शर्मा की,
शशिकांत शर्मा की, या शक्तिकांत शर्मा, शशिकांत शर्मा इनका नाम है। तो याद रखिएगा शशिकांत जो शर्मा जी हैं ये 12वें नंबर के थे, 12वें नंबर के। और ये विनोद रॉय जो है ये 11वें नंबर के थे, 11वें, 12वें, 13वें। और ये गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के हैं। तो इनका क्रम भी आप नोट डाउन कीजिएगा एक बार। और हम आपको थोड़ी सी डेट भी इनकी बता दें। देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो है ये 2020 को बने हैं 8 अगस्त को। इससे पहले कौन थे? राजीव महर्षि थे, और राजीव महर्षि रहे हैं 2017 से 2020 तक रहे हैं। और इनसे पहले थे शशिकांत शर्मा, शशिकांत शर्मा जो कि 2017 से 2013 से 2017 के बीच में रहे हैं। और ये विनोद रॉय जो हैं ये 2008 से 2013 के बीच में रहे हैं। तो इनका थोड़ा सा क्रम देख लीजिएगा। अगर बात करें हम गाइस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की, तो इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जिसकी जो उम्र है पहले होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले होती है उम्र, उस तक जो कि इनकी अवधि होती है, कार्यकाल इनका होता है। और इनकी जो नियुक्ति की जाती है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्लियर है? इतना तो आई थिंक आपका क्लियर होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग जो होते हैं, इनके भारतीय संविधान के किस अध्याय में ये चीजें हैं? तो अध्याय जो 5 है इसके द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी होता है ये भारत सरकार का। और सभी जो प्रादेशिक सरकार है इनके आय व्यय का लेखांकन करता है। तो प्रादेशिक सरकारों के आय व्यय का जो लेखांकन करता है ये कौन करता है? इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सही जवाब रहेगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्लियर है? और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का मुखिया कौन होता है? इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का मुखिया कौन होता है? तो ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की होते हैं। तो ये सभी चीजें आप नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे से आप नोट्स बना लीजिएगा। हम आपको पीडीएफ भी डाल देंगे टेलीग्राम में या ऐप में, जहां पर भी आप बताएंगे। क्लियर है? तो आप अच्छे से रिविजन भी उसका कर सकते हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट कप्तान कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट कप्तान कौन थे? जल्दी से क्लिक करिएगा। सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर शाह अजीत वाडेकर। ये क्वेश्चन इस तरह से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके पटवारी में पूछे गए थे पिछली बार, और आपके कांस्टेबल में भी इस बार पूछे गए थे। अपडेटेड पूरा पैटर्न है हमारा नया, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नया पैटर्न पर हम क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। आप अच्छे से कर लीजिएगा इनको। भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट के जो कप्तान थे ये अजीत वाडेकर थे, अजीत वाडेकर इनका नाम है। क्लियर है? और ये एक पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी है। इन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए 1966 में और 1966 से 1974 तक, क्लियर है? तो 1966 से 74 तक इन्होंने क्रिकेट खेला है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय टीम के लिए। और ये इनका बेसिकली अजीत वाडेकर नाम है। अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट की जो शुरुआत इन्होंने की थी ये 1958 में की थी। क्रिकेट की तरफ से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पहले कप्तान ये है। तो इस तरह से याद रखिएगा। एक दिवसीय आपको वर्ड दे रखा होगा या फिर ओडीआई भी दे रखा होगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ओडीआई को ही एक दिवसीय बोलते हैं। क्लियर है? और इनकी कप्तानी में एक और आप फैक्ट सुनिएगा, इनकी कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ श्रृंखला भी जीती थी। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इस तरह से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से क्लिक करिएगा। और सही जवाब जो रहेगा हमारा ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड का नाम ये है। तो स्माइलिंग जो बुद्धा कहा जाता है ये भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्लियर है? तो हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल हम थोड़ी सी समझते हैं। तो देखिए स्माइलिंग बुद्धा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुस्कुराते बुद्धा। क्या बोलते हैं? स्माइलिंग बुद्धा या मुस्कुराते बुद्धा ऐसा आप बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको कभी मुस्कुराते बुद्धा भी हो सकता है इसकी जगह, स्माइलिंग बुद्धा की जगह। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और गाइज ये जो पहला सफल परमाणु जो बम था इसका नाम क्या था? ये पोखरण फर्स्ट था। क्या था? पोखरण फर्स्ट था। और इसको एक परीक्षण का कोड था ये, इसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। तो ये याद रखिएगा, कूट नाम बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं। और ये परीक्षण कब किया गया था ये भी आपको नोट डाउन करना है। ये परीक्षण जो किया गया था ये 18 मई को किया गया था, 18 मई को। और डेट आप याद रखिएगा 18 मई 1974 को, 1974 को किया गया था, 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा। और ये कहां पर किया गया था? ये पोखरण में किया गया था। पोखरण में, पोखरण कहां पर आता है? तो ये आता है आपका राजस्थान में। क्लियर है? और इसमें सेना के स्थल पर, जिसे पोखरण टेस्ट रेंज बोला जाता है, सेना का स्थल है ये, यहाँ पर इसका परीक्षण किया गया था बेसिकली। और वरिष्ठ सेना अफसरों की निगरानी में ये सारी चीजें हुई थी उस टाइम पर। स्माइलिंग बुद्धा इसके एक कूट नाम या कोड को, परीक्षण कोड को दिया गया, ये नाम था। क्लियर है? आई थिंक इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपके कवर हो चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक चक्र में जो तीलियां होती है इनकी संख्या है, क्या है? इनकी संख्या है हमारा फर्स्ट ऑप्शन 24, 24 तीलियां होती है अशोक चक्र में। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? गाइस यहाँ पर इसको तीलियों को स्पोक्स भी बोला जाता है। तो ये वर्ड भी अगर आपको दिखे तो आप मान लीजिएगा कि आपसे तीलियों की ही बात की जा रही है। और यहाँ पर काफी सारी चीजें जो है हमारे फ्लैग से रिलेटेड पूछी जाती है, कलर वगैरह, रेशियो भी उसमें कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो इन सभी को आप क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज है और इसका जो प्रतीक है अशोक चक्र को स्थान इसमें दिया गया है। तो इसके बारे में भी आप थोड़ी सी डिटेल याद रखिएगा, और इसका कलर वगैरह या फिर इसके रेशियो, सारी चीजें आप याद रखिएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है, उसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। थोड़ी सी डिटेल हम देखते हैं इसके बारे में। तो गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, तो ये एक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाओं को जुटाना, क्लियर है, और एक शिक्षा वाले विद्यालय जो होता है उसमें शिक्षक की व्यवस्था करना और सभी स्तर पर सभी विषय की पढ़ाई जो स्तर होता है पढ़ाई का स्तर उसको कुछ डेवलप करना या ऊंचा उठाना, इस तरह से आप ऐसे बोल सकते हैं। और प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं उनमें बुनियादी जो जरूरतें होती है आवश्यक सुविधाएं जैसे कि कमरे होते हैं और बरामदा, शौचालय, इसके अलावा जितनी भी अध्यापक की टीचर की रिक्वायरमेंट कमी हो उसको पूरा करना, ये सारी जो चीजें हैं ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसको नाम दिया गया है। तो ये उद्देश्य बेसिकली इसका है। और यहाँ पर अगर इस योजना में बात करें कि क्या क्या प्रावधान है, तो शिक्षक की भर्ती में 50% महिला यहाँ पर होगी, ये थोड़ी सी एक इन्होंने प्रावधान इस योजना के अंतर्गत दिया था, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्टोरिया मेमोरियल आपके शहर में पाएंगे, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा कोलकाता में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोलकाता में, क्योंकि विक्टोरिया जो मेमोरियल है ये कोलकाता में स्थित है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके फेवर में चला जाएगा। विक्टोरिया स्मारक भी इसको बोला जाता है, मेमोरियल को, कोलकाता में स्मारक ये स्थित है। और ये कब निर्मित किया गया था ये आपको थोड़ा सा बताना है। देखिए यहाँ पर 1906 से 1921 के बीच निर्मित यह स्मारक रानी विक्टोरिया को समर्पित है। तो 1906 से 21 के बीच में निर्मित किया गया है ये विक्टोरिया मेमोरियल, रानी विक्टोरिया को समर्पित है। और इस स्मारक में शिल्प कला का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। इसके मुगल श्रेणी की गुंबद और सौरसैनिक और पुनर्जागरण काल की शैलियां इसमें दिखाई देती है विक्टोरिया मेमोरियल को, जो कि कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज्यादा है। साक्षरता दर यहाँ से आपकी पूछी जा रही है और साक्षरता की जो दर है 2011 की जनगणना के अनुसार ये है जबलपुर में। जबलपुर यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर अगर बात करें मध्य प्रदेश में साक्षरता दर की, तो मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है ये है 69.32%, क्लियर है, 32% ये मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। और इसमें अगर हम बात करें मेल की, तो मेल की जो है ये है 78.73%, 78.73% यानी 78.73, क्लियर है। और अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल की हो जाएगी 59.2%, क्लियर है। तो ये तो आई थिंक आपने रट रखा होगा सारी चीजें। बट अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें, और सबसे पहले हम बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर की है 81.1% के समथिंग है जबलपुर की साक्षरता दर। और इंदौर की है इसके बाद में, इंदौर की कितनी है, इंदौर की है 80.9%, क्लियर है। वहीं भोपाल की अगर हम बात करें, भोपाल की, तो भोपाल की 80.4% है, क्लियर है। इसी तरह बालाघाट की है, तो बालाघाट की जो है ये 77.1% है। नोट डाउन कीजिएगा आप अच्छे से, हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट जो सिटीज देखें, जैसे कि यहाँ पर ग्वालियर देख लेते हैं हम, ग्वालियर की, जैसे कि ग्वालियर हम देख लेते हैं, क्लियर है। तो ग्वालियर की है 76.7%, क्लियर है। तो ये आप नोट डाउन कीजिएगा, कुछ हमने रेशियो बता दिया है आपको कुछ जगह की, तो आप इनको देख लीजिएगा अच्छे से और कवर कर लीजिएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सही जवाब रहेगा हमारा सद्भावना शिखर। ये सद्भावना शिखर जो है ये विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, गुडविल चोटी भी इसको बोला जाता है। तो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुडविल चोटी, सद्भावना शिखर। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी गुडविल चोटी या सद्भावना शिखर है। तो बी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। देखिए विंध्याचल जो पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्लियर है। विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्लियर है। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी की, देखिए यहाँ पर कुछ अलग ही फैक्ट है। विंध्य श्रेणी की यहाँ पर बात की जा रही है, विंध्याचल पर्वतमाला की या विंध्य श्रेणी की। तो यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसी क्वेश्चन में, क्लियर है। तो आपको एक चीज समझनी है कि अगर विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तो गुडविल चोटी, सद्भावना शिखर, इसके अलावा विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर एक और फैक्ट बनता है सिद्ध बाबा की चोटी, क्लियर है। अब हम आपको इनकी जो मीटर की ऊंचाई है इनकी ये भी समझाते हैं। सिद्ध बाबा की जो चोटी है ये आपको बताइए, और इसकी जो ऊंचाई है ये है 1172 मीटर, 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसी तरह अगर हम देखें सद्भावना शिखर या फिर गुडविल चोटी की ऊंचाई की, तो इसकी जो ऊंचाई है ये है 752 मीटर, क्लियर है। तो ये विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल चोटी, सद्भावना शिखर, और विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको विंध्याओं का या विंध्याचल का उच्चतम बिंदु है ये सद्भावना शिखर, क्लियर है। तो आई थिंक आपका क्लियर हो चुका होगा। और कहाँ पर आता है ये आपका, तो ये आपका मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आता है। दमोह जिले का संग्रामपुर जो है, संग्रामपुर, यहाँ पर यह आता है। और ये भांडेर और पन्ना जो पहाड़ियां है इसके रूप में भी इसको बेसिकली जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सही जवाब रहेगा तमसा नदी। तमस भी इसको बोला जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमसा नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। इसको तमसा, तावोन, कई सारे नामों से बेसिकली जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रीवा जिले में कई पहाड़ियां हैं, समतल क्षेत्र है और वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। आप सभी को बताइए कई सारे जलप्रपात यहाँ पर है, वाटरफॉल, जैसे चचाई जलप्रपात है और बहुटी जलप्रपात यहाँ पर एक, क्योटी जलप्रपात है, पूर्वा जलप्रपात जो कि क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो ये जो सभी जलप्रपात है ये यहीं पर देखने को मिलते हैं। और पूर्वा जो जलप्रपात है ये रीवा से लगभग 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और टोंस जो नदी है जिसको तमसा या तावोन भी बोला जाता है, इसकी सहायक नदी है बिहार नदी। बिहार नदी पर यह बनाया गया है, याद रखिए। और लेकिन विकल्प में यहाँ पर हमें कोई भी विकल्प जो है ये बिहार से रिलेटेड नहीं दिखाई दे रहा है। पूर्वा झरना का जो निर्माण करती है बिहार नदी करती है, क्लियर है। और यहाँ पर बिहार नदी का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने तमसा लगाया है, क्योंकि तमसा जो बिहार नदी है ये तमसा नदी की सहायक नदी है। यही थोड़ा सा रिलेट हो पा रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन से रिलेट नहीं हो रहा है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपको आगे से बिहार नदी दिखे इसमें तो बिहार को आप क्लिक करिएगा, तमसा को मत करिएगा। तमसा नहीं, ये बिहार ना दिखे तो फिर आप तमसा कर सकते हैं, अगर ऑप्शन इसी तरह के सेम आपको मिले तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत कौन सा मंत्री है? आपको याद रखिएगा, सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत सरकार के जो मंत्री है ये कौन है? ये इस तरह से क्वेश्चन बना है। सही जवाब रहेगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी, राजमार्ग मंत्रालय इनके पास नहीं है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। तो याद रखिएगा हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर डी के फेवर में चला जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोनागिरी, जिसको सोनागिरी के नाम से जाना जाता है, तो रिक्तिस्तान का तीर्थ स्थान है, तो ये किस धर्म से रिलेटेड है आपको बताना है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा, सोनागिरी एक जैन तीर्थ स्थल है। क्या है? जैन तीर्थ स्थल है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस जिले में आता है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में आता है सोनागिरी। यहाँ पर जैन धर्म के दिगंबर जो संप्रदाय है इसका पवित्र तीर्थ स्थल सोनागिरी को बोला जाता है। तो कई सारे मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं सोनागिरी में। इसी स्थान पर राजा नंगनाग ने अपने अनुयायियों के साथ मोक्ष को प्राप्त किया था। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि बताइए सोनागिरी में किस राजा ने अपने अनुयायियों के साथ में मोक्ष प्राप्त किया था? राजा नंगनाग इनका नाम है, याद रखिएगा। काफी ज्यादा चर्चित है ये सोनागिरी, इसके जैन मंदिर जो कि दिगंबर संप्रदाय के पवित्र तीर्थ स्थल के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको आप याद रखिएगा। सोनागिरी की पहाड़ी पर टोटल कितने मंदिर है ये क्वेश्चन बने तो 77 की संख्या है पूरी, 77 मंदिर है। और पास के गांव में 26 जैन मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर पास में गांव है वहां पर 26 जैन मंदिर बने हुए हैं। इसके अलावा पहाड़ी पर बना 57 नंबर का जो मंदिर है, यहाँ मुख्य मंदिर है। 57 नंबर का जो मंदिर है ये मुख्य मंदिर है यहाँ का। इस मंदिर में भगवान चंद्र प्रभु की 11 फीट ऊंची प्रतिमा देखने को मिलती है, क्लियर है। और यहाँ पर भगवान शीतलनाथ और पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं भी सुंदर तरीके की बनाई गई है, जो कि यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हमने आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाया है, ताकि आपको चीजें क्या है समझाने से आसान हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्तिस्तान सिंध और बेतवा नदी के बीच में स्थित है। तो सिंध और बेतवा नदी के बीच में क्या स्थित है? सिंध और बेतवा नदी के बीच में रायसेन, विदिशा, अशोकनगर और भोपाल। हमारा सही जवाब यहाँ से रहेगा अशोकनगर, ऑप्शन ऑफ सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोकनगर जो है ये सिंध और बेतवा नदी दोनों नदियों के बीच में स्थित है और उत्तरी भाग में स्थित है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। सिंध और बेतवा नदियों के बीच में स्थित है बिल्कुल आपका अशोकनगर। यहाँ मालवा पठार के उत्तरी भाग के अंतर्गत आता है। कहाँ पर? मालवा पठार के उत्तरी भाग में आता है अशोकनगर, ध्यान रखिएगा। और ये जो है सिंध और बेतवा दो नदियों से घिरा हुआ है, क्लियर है। बेतवा पूर्वी सीमा के साथ में बहती है, जो इसे सागर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से अलग करती है। जबकि सिंध जो नदी है ये पश्चिम सीमा पर बहने वाली नदी है, मुख्य नदी इसको माना जाता है। और यहाँ बेसिकली ये जो अशोकनगर है यहाँ का सबसे जो फेमस स्थान है ये है चंदेरी। कौन सा? चंदेरी। ये चंदेरी जो आता है ये आपका अशोकनगर जिले में ही आता है। और यहाँ की जो सिल्क साड़ियाँ हैं ये सबसे ज्यादा फेमस है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर कई सारे मंदिर, महल भी है, काफी ज्यादा चर्चित महल यहाँ पर है चंदेरी में आप सभी को आई थिंक पता होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहां पर स्थित हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब क्या रहेगा? और काफी सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, क्लियर है। काफी सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। आपसे उम्मीद है कि बिल्कुल आप इसको सही क्लिक करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा बार हमने इसको पढ़ाया है आपको, क्लियर है। उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं ये कहां पर स्थित है? सही जवाब क्लिक करेगा जल्दी से। आप सभी का जो सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं ये आपकी उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। यानी उड़ीसा राज्य की हम बात करें, उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर के पास में स्थित है ये दो गुफाएं बेसिकली, याद रखिएगा, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, क्लियर है। तो इन पहाड़ बेसिकली यहाँ पर इनको गुफाएं या पहाड़ी वहां पर इनको बोला जाता है। और इसी तरह की उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा में भी है। तो कई सारे लोग उसको सोचकर मध्य प्रदेश इसको क्लिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ये दोनों अगर साथ में पूछे जाए उदयगिरी और खंडगिरी तो आपको उड़ीसा ही लगाना है, क्लियर है। और ये गाइज एक प्राकृतिक गुफाएं, ये जो है कृत्रिम गुफाएं हैं, पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की गुफाएं ये हैं। और ये दोनों गुफाएं लगभग 200 मीटर के अंतर पर बनी हुई है, एक दूसरे के सामने बनी हुई है उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं यहाँ पर। और इनका अगर निर्माण की बात करें, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा खारावेला के शासनकाल में विशाल शिलाखंडों से इसका निर्माण किया गया था, इन गुफाओं का। और इतिहास और वास्तुकला और कला की बात करें हम तो गुफाओं का विशेष महत्व है इसमें। उदयगिरी में 18 गुफाएं देखने को मिलती हैं और खंडगिरी में कितनी? 15 गुफाएं देखने को मिलती है। इनकी संख्या भी आप नोट डाउन कीजिएगा,
कि ये कितनी कितनी गुफाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सही जवाब इस क्वेश्चन का हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री है, प्रथम मुख्यमंत्री, इनका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे ये और स्वतंत्रता सेनानी थे रविशंकर शुक्ल। और आप याद रखिएगा, ये जो मध्य प्रदेश का नया अस्तित्व आया था सामने, यानी नए अस्तित्व आया नए मध्य प्रदेश के पहले मध्य प्रदेश के, यानी 1956 में 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, है ना, उस टाइम पर ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, याद रखिएगा। और पंडित रविशंकर शुक्ल को नए मध्य प्रदेश के पुरोधा के रूप में स्मरण किया गया जाता है। रविशंकर शुक्ल का जन्म की बात करी गई तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था इनका जन्म। और इनका जो निधन हुआ है दिल्ली में हुआ, क्योंकि निधन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं। और इनका जो निधन हुआ था ये इनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। क्लियर है? कार्यकाल के दौरान ही निधन हुआ था इनका। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। गाइस यहाँ पर हमने जो टॉप क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस लगा लिए हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज है मध्य प्रदेश पटवारी के लिए। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, टेस्ट सीरीज जरूर से लगाएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाएंगे काफी ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। आपकी तैयारी आप जांच पाएंगे और आप एग्जैक्ट जो आप पेपर देने का तरीका है वो आप सीख पाएंगे यहाँ पर। तो इसका डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाला है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी आबकारी की टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप एमपी जीके पूरे टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एमपी करंट अफेयर की ई बुक्स हैं 2021, 20 और 22 की, तो इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ आपको डाउट है इनके बारे में, तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा हमारा कोर्स भी है, वीडियो कोर्स, ये एमपी जीके का पूरा, तो इसको भी आप एक बार डेमो चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको इसकी पीडीएफ डालेंगे। क्लियर है? डाउनलोड इसको करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और टेलीग्राम पर जितनी भी करंट की अपडेट होती है सबसे पहले यहीं पर हम अपडेट करते हैं, तो इसको भी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्लियर है? तो गाइस ये वीडियो आई थिंक आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि सीरीज को हम कंटिन्यू रखें, तो आप हमें कमेंट करके एक बार जरूर से बता दीजिएगा। और जय हिंद एक बार जरूर से लिख दीजिए, ताकि हमें पता चल पाए कि आप सभी इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए और आप सभी सीरीज को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।